नमस्कार, चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। हम बात करने वाले हैं 1962 के उस दौर की जब पूरी दुनिया की नजरें क्यूबा मिसाइल संकट पर टिकी थी। लेकिन ठीक उसी वक्त एशिया के दो नव स्वतंत्र दिग्गज देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर कैसे जो भारत और चीन कभी साम्राज्यवाद विरोधी एकजुटता के नाम पर भाई भाई के नारे लगा रहे थे, वो अचानक हिमालय की जमा देने वाली ठंड में एक खूनी जंग पर कैसे उतर आए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, शांति का भ्रम। दूसरा, विवादित सीमा रेखाएं। तीसरा, तिब्बत का टर्निंग पॉइंट। चौथा, 1962 का आक्रमण। और पांचवा, इसके रणनीतिक परिणाम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। भाग 1, शांति का भ्रम। देखिए, 1950 के दशक में इन दोनों देशों के बीच एक गजब का उत्साह था। पश्चिमी साम्राज्यवाद को हटाना था और एक नया एकजुट एशिया बनाना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपसी विश्वास और दोस्ती की नींव पर एक कूटनीतिक रुख अपनाया और यहीं से वो मशहूर नारा गूंजा, हिंदी चीनी भाई भाई। इसी दोस्ती को एक औपचारिक रूप देने के लिए 1954 में ऐतिहासिक पंचशील समझौता हुआ। इसमें मुख्य रूप से 5 बातें थीं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना, समानता और आपसी लाभ, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। उस वक्त सच में ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों ने हमेशा के लिए शांति स्थापित कर ली है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। भाग 2, विवादित सीमा रेखाएं। अगर हम भारत और चीन के बीच की उस लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा को देखें तो यह 3 हिस्सों में बटी हुई थी। और इस विवाद के जो सबसे बड़े पॉइंट थे ना, वो मुख्य रूप से सबसे लंबे पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में केंद्रित थे। आप पश्चिमी मोर्चे की परेशानी समझिए। ब्रिटिश हुकूमत ने अलग अलग समय पर 2 बिल्कुल अलग सीमा रेखाओं का प्रस्ताव रख दिया था। 1865 की जॉनसन लाइन अक्साई चीन को भारत का हिस्सा मानती थी, जबकि 1899 की मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन ने इसका करीब आधा हिस्सा चीन की तरफ कर दिया। चीन ने इनमें से किसी को भी औपचारिक रूप से कभी नहीं माना। नतीजा, अक्साई चीन का वो बंजर लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका एक बहुत बड़े विवाद में फंस गया। उधर पूर्वी मोर्चे पर भी कम उलझन नहीं थी। 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने शिमला में बैठकर मैकमोहन लाइन खींच दी, लेकिन चीन ने यह कहते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया कि तिब्बत तो एक अधीन क्षेत्र है, उसके पास तो ऐसे किसी समझौते पर दस्तखत करने का संप्रभु अधिकार ही नहीं है। और यही भौगोलिक उलझनें बहुत जल्द राजनीतिक दुश्मनी में बदल गईं। भाग 3, तिब्बत, एक अहम मोड़। ये वो दौर था जब विश्वास बहुत तेजी से टूटने लगा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। फिर 1956 में उन्होंने विवादित अक्साई चीन के बीचों बीच एक सड़क बनाना शुरू कर दिया। और तनाव अपने चरम पर तब पहुंचा जब 1959 में तिब्बत में विद्रोह हुआ और दलाई लामा को भारत में शरण दी गई। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में सीधा दखल माना। 1959 आते आते वो सारा शांति का भ्रम पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। चीन ने अपने आधिकारिक नक्शे जारी किए जिनमें अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बहुत बड़े इलाकों पर सीधा दावा ठोक दिया गया। अब दोनों देश हिमालय के उन्हीं विशाल भूभागों पर अपना अपना पक्का दावा पेश कर रहे थे और राजनीतिक अविश्वास का यह सिलसिला सीमा पर एक जानलेवा टकराव में बदल गया। भाग 4, 1962 का आक्रमण। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए भारत ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी लागू की। इसके तहत विवादित क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए सैन्य चौकियां बनाई गईं और चीनी ठिकानों के उत्तर में गश्त शुरू कर दी गई। भारत को एक गलतफहमी थी कि चीन इसका जवाब सिर्फ सशस्त्र सह अस्तित्व से देगा और बात कभी भी एक पूर्ण युद्ध तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत बड़ा और एक तरफा हमला बोल दिया। भारतीय नेतृत्व इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये हमला पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों पर एक साथ किया गया था। अगर जमीनी हालात देखें तो दोनों सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। पूर्वी मोर्चे पर थागला रिज के पास बिना किसी खास तैयारी के तैनात सिर्फ 56 भारतीय सैनिकों को अचानक 600 चीनी सैनिकों की एक पूरी लहर का सामना करना पड़ा। और पश्चिमी मोर्चे पर रेजांग ला की जमा देने वाली 18,000 फुट की ऊंचाई पर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। वहां सिर्फ 120 भारतीय सैनिक, जी हां सिर्फ 120 सैनिक, 6000 चीनी सैनिकों की विशाल फौज के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके पास न तो सर्दियों के पर्याप्त कपड़े थे और ना ही हवाई समर्थन।
राइफलें और गोला बारूद भी पुराने थे। वहीं दूसरी तरफ जो चीनी सेना आगे बढ़ रही थी, उसके पास द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध लड़ने का अच्छा खासा अनुभव था। अब आते हैं इस संघर्ष के अंत पर। भाग 5, रणनीतिक परिणाम। इस युद्ध का अंत भी उतना ही अचानक हुआ जितनी अचानक इसकी शुरुआत हुई थी। हमले के ठीक एक महीने बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। पश्चिमी देशों के संभावित दखल को भांपते हुए चीन ने अचानक अपना कदम रोका और पूर्वी मोर्चे से अपनी सेना वापस बुला ली। लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे थे। भारत के हाथ से अक्साई चिन हमेशा के लिए चला गया और वो क्षेत्र पूरी तरह से चीनी नियंत्रण में आ गया। युद्ध की इस अपर्याप्त तैयारी के कारण तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद भारत में अपनी सेना का बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण शुरू कर दिया। असल में 1962 के इस युद्ध ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। इसने भारत की विदेश नीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो जो कूटनीतिक आदर्शवाद था, उसका अंत हो गया और उसकी जगह ली राष्ट्रीय सुरक्षा के एक सख्त यथार्थवाद ने। हिमालय अब एक सैन्यीकृत वास्तविकता बन चुका था। तो आखिर में ये सवाल तो बना ही रहता है, क्या ये खूनी युद्ध सिर्फ कूटनीति की नाकामी थी, या फिर ये एक ऐसा टकराव था जिसे टाला ही नहीं जा सकता था? क्योंकि इसकी नींव तो औपनिवेशिक साम्राज्यों द्वारा खींची गई उन अस्पष्ट और भ्रमित सीमाओं में ही रख दी गई थी। क्या 19वीं सदी के उन नक्शा निर्माताओं ने अनजाने में ही सही दो एशियाई दिग्गजों के बीच इस युद्ध की पटकथा लिख दी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी विचार किया जाना बाकी है।